हमने शुरू करा था सेल्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और अब हम करेंगे आज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। जो ऑर्गेनिज़म एक सेल का बना होता है, जो ऑर्गेनिज़म एक सेल का बना होता है वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। क्या होते हैं वो? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज़म मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमोडोमास एंड यूग्लिना, ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स, ठीक है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल एज वेल एज ह्यूमन्स आर मेड अप ऑफ billions of cells. However, all multicellular organisms develop from a single cell called zygote. ये आपने पढ़ा होगा 8th के रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में, तो इसे भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पहले ये देख लेते हैं। Thought the basic structure of all the cells in the multicellular organism is same. They got specialized, carry out different function and assume different size and shapes, ठीक है। इसमें वही है डिफरेंस जो अभी मैंने आपको समझाया। ये देख लेते हैं। ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड विदिन अ सिंगल सेल। एक ही सेल के साथ सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, और सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एडिशन टू द बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़। हर एक सेल अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड होता है। नो डिविजन ऑफ लेबर, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू फंक्शन टू कैरी डिफरेंट फंक्शंस। Cells are specialized to carry out different functions that take up different shapes and thus exhibited division of labor, ठीक है। इसमें जो है हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिलता है देखने को, ठीक है। सिंगल सेल, एक ही जो सेल होता है वो रिप्रोडक्शन भी वही एक सेल करता है, बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑफ द सेल्स फ्रॉम बॉडी एक्ट एज, जो कुछ सेल होते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं, वो जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम, यहाँ पर लिख लीजिएगा रिप्रोडक्टिव अगर आपको समझना है तो, रिप्रोडक्टिव सेल एंड गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। यहाँ तक मैंने करा दिया है आपको। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। पढ़ लेते हैं। सेल साइज एंड शेप। सेल्स आर सो टाइनी डैट दे कैनॉट बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सेल एक इतना छोटा है कि वो माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। हम उसे नेक्ड आइज के साथ नहीं, नेक्ड आइज मतलब अपनी आँखों के साथ नहीं देख सकते, मतलब विदाउट एनी माइक्रोस्कोप हम उसे नहीं देख सकते। किसको? सेल को, ठीक है। The smallest cell is mycoplasma and PPLO measuring 0.1 to 0.15 micron U, ठीक है। यहाँ पे इनका ये याद कर लीजिएगा माइक्रोप्लाज्मा की स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO, और इसकी क्या है माइक्रोन में जो इसकी दी हुई है यूनिट, ये कर लीजिएगा याद, एंड डायमीटर, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल क्या होते हैं? नर्व सेल होते हैं। नर्व सेल मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कैसे होता है। आपकी बुक के पीछे ही दिया हुआ है नर्व सेल भी कुछ ऐसा मिलता है, और ये नर्व सेल कुछ ऐसा होता है, और ये बॉडी में हमारी सबसे लंबा सेल पाया जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, नियरली 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग सेल होता है, मेजरिंग अबाउट 170 into 135 mm, ठीक है। Among plants, the single-celled alga Acidoria measures nearly 10 centimeter in length, and fiber cell of Manila hemp attain a length of over 100 centimeter, ठीक है। Cells, how different they appear.
cell shape, ठीक है. In order to perform different functions, the cell exhibited different shape in order to different parts of the body and also in different organism, ठीक है. जो डिफरेंट फंक्शन एक क्योंकि देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें मल्टी सेलुलर के बारे में बात हो रही है, तो अब हम जैसे कहते हैं कि मैंने अभी आपको भी कहा कि जो मल्टी सेलुलर में सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. मतलब मल्टी सेलुलर में सेल्स तो बहुत होते हैं, बट उनमें से कोई अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इसमें सेम बात दे रखी है. इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन द सेल एग्जिबिटेड डिफरेंट शेप. तो जो एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, जो सम सेल्स जो एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, उनकी सेम साइज़ होता है, सेम शेप होता है, बट जो डिफरेंट टाइप का करते हैं फंक्शन, ठीक है, वो उनकी शेप डिफरेंट होती है. उनके देखिए एग्जिबिट डिफरेंट शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह की शेप एंड साइज़ होती हैं किसकी, एक सेल की, ठीक है. सम सेल्स लाइक अमीबा एंड वाइट ब्लड corpuscles leukocytes can change their shape whereas most of the animal and plants have fixed shape, ठीक है. ये क्या है, इसमें फिर से अमीबा एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स ल्यूकोसाइट्स वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, उनमें ये फीचर होता है, बट एनिमल और प्लांट्स में नहीं होता ये फीचर. उनकी जो शेप है सेल की वो फिक्स्ड होती है. दिस सेल कैन बी स्फेरिकल ओवर एग्जाम्पल ओवम, ठीक है, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, स्पाइंडल शेप, सिलेंडर, ठीक है. यहाँ पे अब हमें कुछ सेल्स दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. WBC वाइट ब्लड सेल्स और अमीबॉइड. इनकी शेप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और समझने के लिए भी अगर आप आगे जाकर बायोलॉजी लेंगे तो भी इम्पॉर्टेंट है. और अमीबॉइड, इनकी जो सेल्स होती हैं वो अमीबॉइड होती हैं. अमीबॉइड, अब देखिए आपने अमीबा का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, ऐसा ही होता है ना कुछ अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है. तो सेल्स जो होते हैं ना, ये अब आपको पता है कि अमीबा जो होता है वो खुद से मूव कर सकता है, मतलब आगे पीछे, उसमें एक ही सेल होता है और वो एक सेल में आगे भी मूव कर सकता है, मतलब कैसे भी अपनी बॉडी को रोटेट कर सकता है, ठीक है. और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं किसके, अमीबा के, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया है, अमीबॉइड विद प्सेडोपोडिया, ठीक है. ये क्या होता है, जैसे कोई चीज़ को स्क्वीज आउट करना हो तो उसके लिए हमें छोटी शेप लेनी पड़ती है, तो वो वैसी शेप लेके निकलता है उस चीज़ से, उस वेसल से. टू स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स, कहाँ से निकलते हैं, कैपिलरी वॉल्स से, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर, कैसे होते हैं, सर्कुलर बाइकॉन्केव, टू मूव इजीली थ्रू स्मॉल स्पेसेस, ठीक है. अब हम और भी सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. नर्व सेल अभी हमने पढ़ा है नर्व सेल के बारे में. नर्व सेल कैसा होता है, लॉन्ग होता है टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस. जो भी हमारे ब्रेन के पास इम्पल्सेस जाते हैं वो कैसे जाते हैं, नर्व सेल से जाते हैं. ये कैसे जाते हैं, ये एक ऑर्गन से, पर्टिकुलर ऑर्गन से यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ पे ब्रेन डिकोड करता है और फिर ब्रेन वापस भेजता है यहाँ पे. ये आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे टिश्यूज़ वाले चैप्टर में, ठीक है. अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए. नर्व सेल आर लॉन्ग टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टू द ब्रेन. मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कंट्रैक्टाइल टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है. मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट होती है. स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, ठीक है. यहाँ पे आपको दिए भी होंगे स्मूथ मसल सेल्स, कुछ ऐसे होते हैं. ये स्पिंडल शेप ऐसा होता है, मतलब, ठीक है. आप कंफ्यूजन में मत रहिए. बोन सेल्स आर स्टीलेट इन शेप. जो बोन सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टीलेट होते हैं. जाइलम वेसल्स आर इलोंगेटेड मतलब लंबी और ट्यूबुलर होती हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Guard cells in the leaves are kidney shaped. Guard cells in the leaves are kidney shaped to open and close of the stomata for exchange of gases. स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. तो जो स्टोमाटा होता है उसके आगे गार्ड सेल्स होते हैं और एक गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा. अब पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल. ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं ट्राई. यहाँ पे दिया गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. A generalized animal cell is broadly divided into the three major parts. These are
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विद ऑर्गेनेल्स. Plant cell is a little bit different from animal cell. ठीक है, it has a cell wall and a vacuole in addition to these structures. ये होता है एक एनिमल सेल. आप देख सकते हैं इसे, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं 2-3 बार ड्रॉ करके, और इसके साथ जो भी ये लेबल करा हुआ है इसे भी लर्न कर लीजिएगा. और ये होता है प्लांट सेल. अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब हम पढ़ेंगे आगे अपकमिंग में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती क्या है. पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ये इसमें जो है, ये जो आउटर लेयर है ना सेल की, इसमें दी होगी ये जो लेयर है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसमें जो है, इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, पर साथ में इसमें सेल वॉल भी है. तो वो सेम चीज़ यहाँ पे कही हुई है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूल नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है प्लांट सेल का, वो किसने घेरा रखा है, वैक्यूल ने. तो इसमें वही है, प्लांट सेल इज लिटिल डिफरेंट बिट फ्रॉम एनिमल सेल. इट हैज सेल वॉल एंड वैक्यूल इन एडिशन टू दी स्ट्रक्चर्स. अब पढ़ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. क्या होती है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ द सेल. इस सेपरेट सेल कंटेंट्स, जो सेल के अंदर कंटेंट्स होते हैं, मतलब जैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, इन सबको ये सेपरेट करके रखते हैं किससे, बाहर के इन्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, the external environment. Actually every cell is bounded by an extremely thin, elastic and selectively permeable plasma membrane. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Plasma membrane is about 7 to 10 nm thick and can be only seen under electron microscope. जो हमने इसमें टाइप पढ़े थे ना माइक्रोस्कोप के, उसमें से सिर्फ किस उसमें दिख सकती है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख सकती है. इट इज़ फॉर्म ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, और इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि ये क्या फंक्शन है इसके. इट बाइंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एंड गिव इट अ डेफिनेट शेप. ये सेल के अंदर के कंटेंट को एकदम ऐसे, सेल के अंदर कंटेंट को ऐसे एकदम बाइंड कर लेती है. अब इसके अंदर का जो फिर सेल है, इसकी एक शेप हो गई ना, प्रॉपर शेप हो गई इसकी, और जो इसके अंदर कंटेंट है उसे भी ये प्रोटेक्ट करके रखती है. तो इसमें वही बात है. It functions as a mechanical barrier, protects cell contents and minerals from the maintains internal environment. वही बात है जो भी मैंने आपको समझाई थी कि कोई आउटर मोस्ट सब्सटेंसेस से इसे प्रोटेक्ट करती है और इंटरनल इन्वायरमेंट सेल का मेंटेन करके रखती है. बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल, अभी हम पढ़े, बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है. तो सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या होता है, इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी परमिएबिलिटी के बारे में कि परमिएबिलिटी होती क्या है. पर सेलेक्टिवली अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. सेलेक्टिवली परमिएबल वो होती हैं जो सेल के अंदर सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को पास होने दें. जैसे वाटर हो गया तो वो सेलेक्टिवली होगा. Because of flexibility, plasma membrane enables to cell to engulf large molecules and food particles. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस. डिफाइन कर लिया जाता है कि एंडोसाइटोसिस होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है. Chemical present on the surface of plasma membrane help in recognition of foreign substances and defend against microbes. इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रिकॉग्निशन. अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर थोड़े केमिकल्स लगे होते हैं. वो केमिकल्स क्या फंक्शन करते हैं, कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, अगर जैसे कोई पैथोजन आ रहा है, कोई डिजीज़ आ रहा है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, तो वो उन्हें देख के वहीं ख़त्म कर देता है. डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स. स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एंड कंटिन्यूटी अमंग एडजेसेंट सेल्स. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं आगे हाउ सब्सटेंसेस मूव इन आउट ऑफ द सेल. ठीक है, तो इसे पढ़ने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस
ऑफ द सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी फॉलोइंग टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल। जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, किसी भी सब्सटेंस का इन द सेल विदाउट द एनर्जी के, बिना यूज़ के, तो वो क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। इट ऑफ टू टाइप्स, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है डिफ्यूजन, इस प्रोसेस से होता है, और एक ऑस्मोसिस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस सॉल्यूट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। इसका ये उसके अपोजिट है, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन इज दैट फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। ठीक है। सब्सटेंसेस इस वाले केस में कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम डिफ्यूजन के बारे में, जो किसका टाइप है? ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गैस और लिक्विड फ्रॉम the region of higher concentration to the region of lower concentration। क्या होती है डिफ्यूजन? ये होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस और लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। और क्या, और ये तब तक होती रहती है इसकी मूवमेंट जब तक हम एक यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन अचीव ना कर लें। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अब हमने ये तो समझ लिया कि डिफ्यूजन भाई होती क्या है, अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो चीज़ है वो हमें अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो एग्जाम्पल में क्या देखते हैं? द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। सांस लेना छोड़ना किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का। ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। सेल जब रेस्पिरेट करता है तो क्या यूज़ होती है? ऑक्सीजन यूज़ कर होती है। और जो मतलब क्यों हम लेते हैं ऑक्सीजन? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है अंदर, इसलिए हम लेते हैं ऑक्सीजन। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और बाहर के इन्वायरमेंट में लो, इसलिए उसे बाहर रिलीज़ करते हैं ताकि दोनों जगह तक इक्वल बैलेंस हो। और ये प्रोसेस कब तक होता है? जब तक दोनों जगहों पे इक्वल कंसंट्रेशन ना हो, इक्वल बैलेंस ना हो। यहाँ पे एक बार डिफाइन देख लेते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है डिफ्यूजन की कि भाई डिफ्यूजन क्यों ज़रूरी है, क्या काम आती है हमारी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, जो हमने भी इधर पढ़ा। Diffusion of water result in osmosis. It helps in the distribution spread of different substances in the cytoplasm. Various substances, solid, liquid or gases dissolve in the medium through diffusion. कोई भी substance, liquid, gases, solid, वो किससे dissolve होते हैं? in the medium, medium मतलब liquid, gas, किसी भी चीज़ में through the process of diffusion। ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्यों होती है? फ्रॉम द एरियल ये भी डिफ्यूजन की वजह से होती है। स्प्रेड ऑफ स्ट्रेंथ और इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट होती है क्यों? क्योंकि ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड अ प्रॉपर डिफाइन। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।